एक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशंस का आपने थ्योरी तो बता दिया, पर कोड कौन दिखाएगा? कोड कौन बताएगा? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस के कोड के बारे में। मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो कि स्पार्क के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। बट इस वीडियो में जो भी मैंने लिस्ट दिखाई थी आपको लास्ट वीडियो में एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस की, उस लिस्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट एक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। और जो रिमेनिंग जो एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, जो इंपॉर्टेंट एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस है, जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने फॉरम डी को फॉलो नहीं किया है, तो आप सोशल मीडियाज में, तो आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल मीडिया का लिंक एक्सेस कर सकते हैं। और आप जो है हमारे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इन चैनल्स में हम रेगुलर जो है कुछ ना कुछ टेक्निकल रिलेटेड कंटेंट डालते रहते हैं, जो आपको किसी टेक्नोलॉजी को लर्न करने में, ताकि आप इंडस्ट्री में एक एक्सीलेंट जॉब में लैंड कर पाओ एट एन एक्सीलेंट पैकेज। आप आप उन टेक्नोलॉजीज को सीख सको। ओके, तो उससे रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारे कंटेंट जो अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे डालते रहते हैं। इसके अलावा मैं आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, तो मैं फिर से जो है अपने इस नए बैच के बारे में आप लोगों को बता दूं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और लोगों को कुछ डाउट रहते हैं। तो कुछ डाउट को मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ। ओके, पहले फिर से एक बार बता दूं कि हमारा नया जो डेटा इंजीनियरिंग का बैच 26 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है, जो कि टोटली जॉब ओरिएंटेड आईटी ट्रेनिंग है, जो कि आपको बहुत ही हाई पैकेज में इंडस्ट्री में एंटर करा सकता है। और ये पूरा का पूरा जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका नॉलेज यूजलेस हो जाएगा। जो आप सीखोगे वो टोटली इंडस्ट्री में यूज होगा और आपको इंटरव्यू क्रैक करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं। मैं धीरे धीरे करके सबको यूट्यूब पे लाना चालू करूंगा और उनको बोलूंगा कि आप लोगों के साथ अपनी जर्नी को शेयर करें, ताकि आप लोग उनके उनके जर्नी से कुछ कुछ सीख सके। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, ओके, तो आप जो है ये नीचे दिए गए मेंशन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर ये इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में और जानने के लिए। इसके अलावा अगर मैं कुछ जनरल क्वेरीज की बात करूं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है, ये सबसे पहली चीज की रिकॉर्डेड प्लस लाइव डाउट सेशन है। आपको कंटेंट सारा रिकॉर्डिंग में मिलेगा, और सैटरडे संडे, ओके, लाइव डाउट सेशन होगा, जहां मैं आप लोगों के सामने लाइव रहूंगा। आपको आपके कोई भी डाउट को या फिर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने साथ एक नोटबुक रखना है। ओके, और आपको एक वीक में ये एक्सपेक्टेड है कि कम से कम आप 3 या 4 वीडियो देखो। एक वीडियो लगभग ऑन एन एवरेज 1.5 घंटे का होगा, और 1.5 घंटे की वीडियो को देखने में, और सिर्फ देखना नहीं है, आपको रेप्लिकेट करना है उस वीडियो को। उस 1.5 घंटे की वीडियो को देखने में आपको कम से कम, देखने में और रेप्लिकेट करने में, आई मीन हैंड्स ऑन करने में, जो मैं बता रहा हूँ, कम से कम 3 घंटा, 2.5 3 घंटा टाइम जो है आपका कंज्यूम होगा। ओके, और ये वीडियो इसलिए रिकॉर्डेड प्लस डाउट सेशन के फॉर्म में रखा गया है, क्योंकि अगर लाइव सेशन के फॉर्म में मैं रख दूं, ओके, तो आप सिर्फ वीडियो देखोगे और उसके बाद घर जाके कोई भी सिर्फ वीडियो देखोगे, आई मीन लाइव मुझे अटेंड करोगे और कोई भी प्रैक्टिस नहीं करोगे। और देखो, लर्निंग दो तरह की होती है, एक्टिव लर्निंग एंड पैसिव लर्निंग। ओके, पैसिव लर्निंग में क्या होता है, जैसे सिर्फ कुछ देख रहे हैं, मूवी चल रहा है, मूवी देख रहे हैं, खुद कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, तो वो कभी भी रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ एक मूवी की तरह देख रहे हो, बस देख रहे हो। उसी तरीके से अगर मैं लाइव पढ़ाऊंगा, आप बस मुझे देखोगे, मुझे सुनोगे, उसके बाद जो है बाद में आपको हैंड्स ऑन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ओके, अगर आप एक्टिव लर्निंग में रहोगे, एक्टिव लर्निंग मतलब आप वीडियो देखो और आप उसको रेप्लिकेट करो, तब आपको चीजें याद होनी चालू होंगी। ओके, और जब याद होनी चालू होंगी, तब आपका सिलेक्शन स्टार्ट होगा। और यही रीजन है, ओके, कि हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स ने, हमारा सिलेक्शन रेशियो बहुत हाई है, और यही रीजन है कि इतने कम टाइम में हमने इतने सारे सिलेक्शन दिए हैं। ओके, और वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे पैकेज पे।
तो हम आपको एक्टिव लर्निंग में इन्वॉल्व कराना चाहते हैं। हम आपको चाहते हैं आप देखें और आपको रेप्लिकेट करें। 1.5 घंटे का मेरा लेक्चर और उसको रेप्लिकेट करते-करते हर दिन आपको 3 घंटा, 3 साढ़े 3, 3-4 घंटे का समय लगेगा। ओके? और ये एक्सपेक्टेड है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वीक में 3 से 4 वीडियो को देखें और रेप्लिकेट करें और आप साथ में एक नोटबुक रखें अपने पास। उस नोटबुक में जो भी आपके पास डाउट आ रहा है, आप उसको लिखते चलें। और सैटरडे, संडे मैं आप लोगों से लाइव कनेक्ट करूँगा। हमारा जो सेशन होता है वो लाइव होता है टीम्स के ऊपर, वहाँ हम कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है सब लोग ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे जो है हम डिस्कशन करते हैं कि क्या आपको डाउट आ रहा है और आपको हेल्प करने के लिए वहाँ पे और भी लोग रहेंगे। तो आपको एक कम्युनिटी भी मिलेगा। एक कम्युनिटी की भी बहुत ज़रूरत होती है, राइट? जब आप कोई टेक्नोलॉजी सीखते हो कि ये कोई गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन नहीं है या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आईआईटी जेईई और एआईटी आई मीन आईआईटी जेईई आईआईटी मेंस एडवांस का पेपर नहीं है जहाँ पे अब आपको जाके एग्जाम में टिक करना है, राइट? आपको एक इंजीनियर बनाना है और इंजीनियर बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए आपको 10 आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू जानना पड़ेगा। जब आप 10 आदमी एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है और उसको आप जानने लगोगे तब आपका थॉट प्रोसेस एक्टिवेट होगा। ओके? और थॉट प्रोसेस को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रट के आप नहीं कर सकते, राइट? रट के आप चीज़ों को नहीं कर सकते। यहाँ आपको प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जाके काम करना है। ओके? तो इसीलिए एक कम्युनिटी सैटरडे, संडे लाइव सेशन होगा, लाइव डाउट सेशन। आपके जो भी डाउट है आप वहाँ थ्रो करो, मैं आंसर करूँगा और भी लोग वहाँ पे रहेंगे। वो भी आंसर करेंगे और बेसिकली सबके अंदर डिस्कशन होगा। ओके? और ये डिस्कशन चाहिए, अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये डिस्कशन करना पड़ेगा। ओके? आपको दूसरे के थॉट प्रोसेस को सुनना पड़ेगा कि वो क्या सुन रहा है और आपको अपने थॉट प्रोसेस को वहाँ देना पड़ेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ सही डायरेक्शन में सोच रहा हूँ कि नहीं। ओके? तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को वहाँ पे निकाल के रखना पड़ेगा। 10 आदमी के सामने बोलना पड़ेगा। ओके? तो ये होगा लाइव डाउट सेशन सैटरडे संडे, जिसके अंदर मुझसे आप डायरेक्ट जो है कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद इस प्रोग्राम के अंदर अ, और इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप डाउट ग्रुप में जोड़ा जाएगा जहां पे आपको जो भी डाउट आ रहा है, ओके, जो भी डाउट आ रहा है ड्यूरिंग सैटरडे संडे को छोड़ के, अगर आपको उन 5 डेज में भी कोई डाउट आ रहा है, आप हैंड्स ऑन कर रहे हो, कुछ एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपने एरर को डालो। वहाँ कम्युनिटी है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ओके? वो आपको हेल्प करेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तुम ऐसे सही कर सकते हो, ऐसे सही कर सकते हो, नहीं करेंगे तो फिर मैं करूंगा। ओके? बट इस टाइप से इस मॉडल में हम रन करते हैं। ओके? ताकि आपकी लर्निंग जो है एक्टिव हो। सिर्फ वीडियो देख लेने से आपकी लर्निंग नहीं हो सकती। ये टेक्नोलॉजी है। ओके? कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब नहीं है कि थ्योरी देख रहे हैं और बस हो गया, राइट? आपको एक्टिवली काम के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो इस मॉडल पे हम रन करते हैं और यही मॉडल ये मॉडल हमारा सबसे सक्सेसफुल मॉडल है। इसी मॉडल पे हमने सबसे ज्यादा रिजल्ट दिए हैं। इसके अलावा अ, इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला कि मैं धीरे-धीरे करके अपने जो भी सक्सेसफुल हमारे यहाँ के कैंडिडेट्स हैं, उन सारे को मैं धीरे-धीरे करके लेके आऊँगा और अपने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालूँगा कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखा, किन-किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया और कैसे उन्होंने सिलेक्शन लिया। तो उन सारी जर्नी से, ताकि आप भी कुछ सीख पाओ, आप भी कनेक्ट कर पाओ, आप भी लर्न कर पाओ, आप भी उस चीज़ को रेप्लिकेट करके अपने आप को एक अच्छी अपनी ड्रीम कंपनी में एंटर कर पाओ। तो ये कुछ बातें मैं आपको बोलना चाहता था और आपको अगर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये बोले सब्सक्राइब करने के लिए। टोटली जॉब ओरिएंटेड आईटी ट्रेनिंग चैनल है ये, जो आपको सीधे सीधे जो स्किल सीखने के बाद सीधे की सीधे आप इंडस्ट्री में एंटर करोगे। ओके? और ये पूरा का पूरा ये सारी चीजें मैं हिंदी में आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ। रीजन बीइंग कि मैं नॉर्थ इंडिया में ऐसे लोग, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन कम है, ओके, जो नॉर्थ इंडिया की लोकल लैंग्वेज जिसको हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी के अंदर आप लोगों को ट्रेनिंग दे। क्योंकि नॉर्थ के लोग जनरली साउथ जाते हैं और साउथ जाने के बाद या तो वो साउथ जाने के बाद वो इंग्लिश में मोस्टली चीजें वहां बताई जाती हैं और आई मीन मोस्टली पीपल जो है वो हिंदी में सीखना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी में ग्रास्पिंग और यू कैन से अंडरस्टैंडिंग आपकी ज्यादा होती है। ओके? तो इसलिए मैं
इन चीज़ों को पूरा का पूरा इंग्लिश में हिंदी में लेके चल रहा हूँ ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ और अगर आप समझ गए तो आप ट्रांसलेट तो कर ही लोगे इंग्लिश में, ओके? तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए ताकि नॉर्थ इंडिया का विलेज में रहने वाला आदमी भी, लड़का भी सीख सके टेक्नोलॉजी को, जो इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है उस चीज़ को जान सके और अपने आप को उस कैपेबल बना सके ताकि वो जो है इंडस्ट्री के अंदर ईज़िली एंटर कर सके। तो इन सब चीज़ों को आपके सामने रखने के लिए मैं इस पूरे के पूरे चैनल को हिंदी में लेके चल रहा हूँ, ओके? तो आप ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ। ये टोटली आईटी एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल है, ओके? और अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और मैंने बोला था आपको कि एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। हमने अपने लास्ट वीडियो में एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि एक आरडीडी के ऊपर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो वो नया आरडीडी का जनरेशन करता है, ओके? और जब तक हम एक्शन कॉल नहीं करते, तब तक एक्चुअली में कोड का एग्जीक्यूशन नहीं होता और इसलिए हम स्पार्क को लेजी बोलते हैं कि स्पार्क इज लेजी। व्हाई स्पार्क इज लेजी? बिकॉज योर कोड इज नॉट एग्जीक्यूटेड अनलेस एंड अनटिल एन एक्शन इज कॉल्ड। आपका जब तक एक्शन कॉल नहीं होता है तब तक आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ओके? अभी उसके ऊपर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और डिटेल में। और सबसे पहले मैं अपना इमेज थोड़ा सा यहाँ से इमेज की साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूं ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी बढ़ जाए, ओके? मैं क्विकली, ओके, मेरा स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है और मैं अपने इस वीडियो में एक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। और अगर आपको याद होगा मैंने बोला था अगर कोई आरडीडी है, आरडीडी 1 है सपोज दैट, उसके ऊपर मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाया T1 सपोज दैट, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, राइट? मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तरीके के हैं, मैप, फिल्टर, फ्लैट मैप, बहुत तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और जब भी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा एक नया आरडीडी का जनरेशन होगा, ओके? फिर से कोई ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर लगेगा, एक नया आरडीडी का जनरेशन होगा, ओके? बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हम लगा रहे हैं, ये सब जो हम ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं और एक आरडीडी से दूसरे आरडीडी का जो क्रिएशन हो रहा है, ये एक्चुअली में तब तक नहीं होगा जब तक एक्शन कॉल नहीं होगा, ओके? जब तक एक्शन कॉल नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, ओके? जब तक एक्शन कॉल नहीं होगा और इसीलिए हम लोग स्पार्क को बोलते हैं कि स्पार्क इज लेजी, ओके? स्पार्क इज लेजी, स्पार्क लेजी है, क्यों? क्योंकि वो एग्जीक्यूशन तब तक स्टार्ट नहीं करता जब तक एक्शन कॉल नहीं होता है, ओके? जब तक एक्शन कॉल नहीं होता है। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, करेंगे आगे चल के कि इज दिस लेजीनेस गुड और बैड, ओके? क्यों स्पार्क लेजी है? क्या ये लेजीनेस गुड है या बैड है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में, मेरे अपकमिंग वीडियोस में इसका मुझे आंसर देने से पहले अगर आपके पास इसका आंसर है तो आप जरूर आंसर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि व्हाई वी कॉल दैट, आई मीन स्पार्क का लेजीनेस गुड है या बैड? स्पार्क लेजी है और स्पार्क का लेजीनेस अच्छा है या खराब, ओके? आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं तो अपने अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा ही, बट मैं देखना चाहता हूँ कि कौन आंसर कर पाता है, ओके? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि ये सब कुछ एक्शंस हैं, जैसे कि शो तो मैंने आपके सामने बहुत बार यूज किया जब डेटा फ्रेम df डॉट शो करता था मैं डेटा फ्रेम का डेटा दिखाने के लिए। तो इस शो जो है एक एक्शन में आता है, शो मेथड जो है एक्शन कहलाता है। फिर रिड्यूस, कलेक्ट भी मैंने आपके सामने यूज किया और इस कलेक्ट मेथड को हम आज भी यूज करेंगे। काउंट फर्स्ट, ओके? टेक सैंपल, टेक ऑर्डर, सेव एज टेक्स्ट फाइल, ओके? सेव एज सीक्वेंस फाइल, सेव एज ऑब्जेक्ट फाइल, काउंट बाय की, फॉर ईच। ये सारे जो है किसी ना किसी टाइप के, ये सारे जो है एक्शंस के टाइप है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शंस है। और आज जो है हम कलेक्ट एक्शन को देखेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरा का पूरा लिस्ट जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है और इसमें से मैप, फिल्टर, फ्लैट मैप, ये जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन है, इन 3 ट्रांसफॉर्मेशंस को हम आज देखेंगे और बाकी ट्रांसफॉर्मेशंस को, जो भी इंपॉर्टेंट बाकी ट्रांसफॉर्मेशन बचेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले ट्रांसफॉर्मेशन के जितने लिस्ट मैंने अपने डेक पीपीटी में रखा हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैप पार्टीशन विद इंडेक्स, सैंपल, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिस्टिंक्ट, ओके? ग्रुप बाय की, रिड्यूस बाय की, एग्रीगेट बाय की, सॉर्ट बाय की, जॉइंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो भी जॉइंस होते हैं, को ग्रुप, कार्टेशियन, पाइप, ओके? कोलेस, रिपार्टीशन एंड सॉर्ट विद पार्टीशन एंड रिपार्टीशन।
ये सारा का सारा, ओके, ये सारा का सारा जो भी मैंने आपको अभी दिखाया, ये सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर आता है, ओके। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो भी मैंने डेक, आज का जो वीडियो एंड होगा, ओके, इस यहाँ तक मैंने जो भी डेक बनाया होगा या फिर जो भी डेक मैंने यूज किया, पीपीटी मतलब जो भी पीपीटी मैंने यूज किया होगा अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो वो पीपीटी जो है मैं अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे डाल दूंगा, टेलीग्राम वगैरह पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब जगह मैं डाल दूंगा। आप चाहो तो उन सब जगह जाकर इस पूरे नोट्स को यूज कर सकते हो। बाकी और भी जो मैं आगे वीडियो लाते जाऊंगा, उसमें फिर आई मीन 5-6 वीडियो जब मैं रिलीज कर दूंगा तो उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट जो डेक, अपडेटेड डेक होगा जिसमें अपडेटेड कंटेंट होगा, वो डेक भी मैं वहां पे रख दूंगा सोशल मीडिया चैनल पे, ओके, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाटएवर इट इज, ओके, सब जगह डाल दूंगा। तो आप जो है जरूर मेरे सोशल मीडिया चैनल्स को ज्वाइन कर लेना। तो मैंने बोला कि एक्शंस में आज मैं कलेक्ट एक्शन के बारे में बात करूंगा आपके सामने, और ट्रांसफॉर्मेशंस में मैप, फिल्टर एंड फ्लैट मैप, ये 3 ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करूंगा, ओके। और इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये स्पार्क का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, और जब आप इस लिंक पे जाओगे तो यहाँ पे आपको और ट्रांसफॉर्मेशंस और एक्शंस की लिस्ट दिखेगी, ओके, ट्रांसफॉर्मेशंस और एक्शंस की लिस्ट दिखेगी। जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं स्पार्क के अंदर, उसकी पूरी लिस्ट है यहाँ पे। यहाँ देखो, मैप, फिल्टर, फ्लैट मैप, मैप पार्टीशन विद इंडेक्स, ये पूरा जो टेबल है इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की लिस्ट है। और यहाँ पे जो है एक्शंस की लिस्ट स्टार्ट होती है। एक्शन में रिड्यूस, कलेक्ट, काउंट, फर्स्ट, टेक सैंपल, ओके। जो भी मैं बताऊंगा ये सारा का सारा इंटरव्यू पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी मैं बताऊंगा आप प्लीज उसको जो है ध्यान से देखना। तो इस टेबल के अंदर एक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन की लिस्ट है, और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि स्पार्क के अंदर हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोड लिख सकते हैं, जैसे कि पाइथन, आर, जावा। डेटाब्रिक्स के ऊपर जावा सपोर्ट नहीं करता है, बट आर सपोर्ट करता है, पाइथन सपोर्ट करता है, सीक्वल सपोर्ट करता है। तो देखो, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे, ओके, जस्ट 1 मिनट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो मैप ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका क्या यूज है, यहाँ पे दिया हुआ है। फिल्टर क्या है, उसका क्या यूज है, मीनिंग क्या है उसका, यहाँ पे दिया हुआ है। फ्लैट मैप ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका क्या, फ्लैट मैप ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, उसका उसका यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है, ओके। और वही चीज मैंने एग्जैक्टली वहीं से उठा के मैंने अपने डेक में डाला हुआ है बेसिकली, ओके, मैंने अपने पीपीटी में डाला हुआ है। तो मैं क्विकली जो है अपने डेटाब्रिक्स नोटबुक पे चलता हूँ, और एक एक करके मैं जो भी एक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के मैंने नाम लिए कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उसको मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं क्विकली करके अपने इस डेटाब्रिक्स नोटबुक में आता हूँ, और नोटबुक में आने के बाद, ओके, सबसे पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरा क्लस्टर स्टार्ट है ना। क्लस्टर ऑफ हो गया है, तो क्लस्टर को मैं क्या करता हूँ, क्विकली जो है स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक स्टार्ट होने देते हैं इसको। और यहाँ पे आकर क्विकली जो है मैं एक नोटबुक बना लेता हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो डेटाब्रिक्स मैंने ओपन किया हुआ है, डेटाब्रिक्स एज्योर के अंदर है। एज्योर डेटाब्रिक्स के ऊपर मैंने लॉगिन किया हुआ है, एज्योर पे साइन अप करके उसके अंदर डेटाब्रिक्स एक रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट करके वहां पे मैं ये डेटाब्रिक्स खोला हुआ है, ओके। डेटाबेस का फ्री एडिशन, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, वो फ्री एडिशन जो है अभी, वो फ्री एडिशन पे सर्वरलेस क्लस्टर होते हैं, ओके। वहां पे एक यूजर मैनुअली क्लस्टर को क्रिएट नहीं कर सकता। अगर मैं और आप चाहूं कि मैं वहां पे क्लस्टर क्रिएट कर लूं, जैसे यहाँ पे मैंने ये क्लस्टर क्रिएट किए हुए हैं, राइट। तो ये क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं ये क्लस्टर मैंने क्रिएट किए हैं, राइट। तो ये क्लस्टर यहाँ पे है। अगर मैं डेटाबेस फ्री एडिशन के अंदर मैं चाहूँ कि मैं खुद का क्लस्टर क्रिएट कर लूँ, तो हम और आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये लिमिटेशन है डेटाबेस फ्री एडिशन की। वहां पे ऑलरेडी एक इनबिल्ट क्लस्टर आता है, ऑलरेडी एक क्लस्टर वहां पे रहता है जिसको हम सर्वरलेस क्लस्टर बोलते हैं, ओके। बट उस क्लस्टर पे आरडीडी के कोड रन नहीं करते हैं। मैं आपको ये शुरू में ही बता दे रहा हूँ। अगर आप चाहोगे कि आप जो है आरडीडी के कोड को डेटाब्रिक्स फ्री एडिशन में कर लो, तो आप डेटाब्रिक्स फ्री एडिशन में आरडीडी कोड को, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे वो एरर देगा, ओके। क्योंकि वहां पे एक सर्वरलेस क्लस्टर है जो कि आरडीडी को सपोर्ट नहीं करता है, ओके।
तो इसलिए मैंने एज़्योर डेटाब्रिक्स के लॉगिन के अंदर लॉगिन किया है, ताकि आपको मैं आरडीडी को बहुत ईज़िली अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अब मैं बात करता हूँ, अगर अगर अब हम बात करें, ये क्लस्टर अभी स्टार्ट हो रहा है, तो आप जब एज़्योर डेटाब्रिक्स के अंदर क्लस्टर बनाओगे, तो आरडीडी का कोड प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्लस्टर का कॉन्फ़िगरेशन क्या रखना है, उस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम बात करते हैं। तो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, आप देख लो, मैंने एक नाम दे दिया है, पॉलिसी में अनरिस्ट्रिक्टेड डाल दिया और डेटाब्रिक्स रन टाइम 11.3 एलटीएस। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, डेटाब्रिक्स रन टाइम। ये 11.3 एलटीएस आपको रखना है। आप अगर लेटेस्ट डेटाब्रिक्स रन टाइम पे गए, जैसे 16 पॉइंट समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग, ये 11.3 है। अगर आप ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे मल्टीपल और डिफरेंट तरीके के डेटाब्रिक्स रन टाइम आएंगे। ओके, तो आपको जो है हायर लेवल ऑफ डेटाब्रिक्स रन टाइम, लेटेस्ट डेटाब्रिक्स रन टाइम, जैसे 16 पॉइंट समथिंग या फिर 14 पॉइंट समथिंग, ऐसे डेटाब्रिक्स रन टाइम को चूज नहीं करना है। ओके, इसलिए नहीं चूज करना है क्योंकि डेटाब्रिक्स के जो लेटेस्ट डेटाब्रिक्स रन टाइम वर्जन आ रहे हैं, वो आरडीडी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, वहां पे आपको एरर आएगा अगर आप जो है डेटाबेस रन टाइम के वर्जन को लेटेस्ट कर दोगे। आई मीन जो भी न्यू डेटाबेस रन टाइम वर्जन है, वो उसको अगर आप चूज कर लोगे, तो नहीं है, आई मीन आपका जो आरडीडी कोड से वो रन नहीं करेगा, क्योंकि डेटाब्रिक्स जो है, आरडीडी चूंकि लो लेवल एपीआई है, तो डेटाब्रिक्स धीरे धीरे करके डेटाब्रिक्स चाह रहा है कि लोग जो है हायर लेवल एपीआईज पे काम करें, कि रादर देन लो लेवल एपीआईज पे। ओके, तो उसके दूसरे तरीके हैं कि अगर आपको लो लेवल एपीआईज पे काम करना है तो कैसे काम करना है, बट उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। हम बस ये अभी जानते हैं कि आप जो है अगर आरडीडी कोड को सीखना चाहते हो, आरडीडी कोड को रन करना चाहते हो, तो आपको डेटाबेस रन टाइम का वर्जन को है डाउन रखना पड़ेगा, और आप जो है 11.3 एलटीएस रख सकते हो। इस पे मैंने टेस्ट किया हुआ है और इस पे आरडीडी के कोड रन करते हैं। आप हायर वर्जन पे, हायर डेटाबेस रन टाइम के वर्जन पे अपने क्लस्टर को क्रिएट कर सकते हो और आरडीडी कोड चलाकर देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि आपका आरडीडी कोड रन नहीं कर रहा है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो और मशीन आप ये रख सकते हो स्टैंडर्ड D4DS 16 GB। तो ये जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में आप अपने क्लस्टर को क्रिएट कर सकते हो, और आई होप कि आपको क्लस्टर कैसे क्रिएट करना है वो पता होगा। नहीं पता होगा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाइए, और वहां पे क्लस्टर कैसे क्रिएट होगा, वहां पे उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो ये हो गया, क्लस्टर अभी स्टार्ट हो रहा है। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाकर एक डेटाबेस नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ। वर्क स्पेस में शेयर्ड में मैं यहाँ पे एक नोटबुक क्रिएट करता हूँ, और इस नोटबुक का नाम मैं रखता हूँ एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। इस नोटबुक का मैं नाम रखता हूँ एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। तब तक क्लस्टर स्टार्ट हो रहा है मेरा, क्लस्टर को स्टार्ट होने देते हैं। हाँ, क्लस्टर स्टार्ट हो गया है। और एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग पाइस्पार्क सीख रहे हैं, राइट? तो पाइस्पार्क, मैंने आपको अगर याद होगा तो क्या बोला, पाइथन के एपीआई जो स्पार्क समझता हो उसको हम लोग बोलते हैं पाइस्पार्क। पाइथन एपीआई विच स्पार्क अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड एज पाइस्पार्क। तो इसके अंदर हम पाइथन के अंदर कोडिंग करते हैं। ओके, तो पाइथन के अंदर कोडिंग करते हैं। तो मैंने आपको बहुत पहले बोला हुआ है कि अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग सीखना है तो उसमें आपको इंटरमीडिएट लेवल तक की पाइथन की कोडिंग आनी चाहिए। ओके, अगर आपको नहीं आती कोई बात नहीं, आप सीख लेना, और मैं भी अपने इस चैनल पे वीडियो डालूंगा पाइथन से रिलेटेड, तो आप वहां से सीख सकते हो, पूरा एंड टू एंड डालूंगा। बट अगर अभी आपको नहीं आता है, ओके, और आपको थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग के बारे में पता है, तो पाइथन जो है, आई मीन पाइथन इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज दैट यू कैन लर्न, वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज जिसको आप लर्न करते हो। अगर आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता है, तो आपको पता होगा कि फंक्शंस डिफाइन करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो उसी तरीके से पाइथन में भी फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? तो फंक्शन डिफाइन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इस डेफ कीवर्ड को हम यूज करते हैं, और सपोज दैट हमें 2 नंबर को ऐड करना है। ओके, तो सपोज दैट मैं इस फंक्शन का नाम रख रहा हूँ समेशन, और 2 नंबर को ऐड करने का मैं कोड लिख रहा हूँ a, b। ये a मेरा फर्स्ट नंबर होगा और b मेरा
सेकंड नंबर होगा और मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a + b और और यहाँ मैं कर रहा हूँ रिटर्न रिजल्ट और इस कोड को मैं रन कर रहा हूँ और रन करने के बाद मैं यहाँ पे समेशन लिख रहा हूँ और समेशन लिखने के बाद यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज पास कर रहा हूँ, जैसे 4, 5। तो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है समेशन इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे हो गया समेशंस, तो इसको कर देते हैं समेशंस। ओके, तो समेशन इसका देखो वैल्यू आ रहा है, ये 4, 5 मैंने पास किया, तो कैलकुलेशन करके ये जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट क्या है 9, कि 2 नंबर को जब मैंने ऐड किया तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या है, वो है 9। सॉरी। तो 2 नंबर को जब मैंने ऐड किया तो ऐड करने के बाद आया 9। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि पाइथन के अंदर फंक्शन क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे। फंक्शन कैसे लिखते हैं, क्योंकि इसको अभी हम अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को समझने में इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो ये हो गया एक तरीका, इसको कहेंगे, इसको सपोज दैट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मेथड 1। ये पहला तरीका है मेरे कोड को लिखने का। अब मैं दूसरे मेरे फंक्शंस को लिखने का, ये पहला तरीका है फंक्शंस को लिखने का पाइथन में। अब सपोज दैट एक एक दूसरा तरीका भी है जिसको हम कहते हैं लेमडा फंक्शन। ओके, पाइथन के अंदर फंक्शंस को लिखने का एक दूसरा तरीका भी है जिसको हम कहते हैं लेमडा फंक्शन। इसके अंदर जो सिंपल फंक्शंस होते हैं, सिंपल फंक्शंस होते हैं, उसको बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी दिखाता हूं आपको लेमडा फंक्शन। इसके अंदर जो सिंपल फंक्शंस होते हैं उसको बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे 2 नंबर को ऐड करने का कोड लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेमडा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a कॉमा b कॉलन a प्लस b। ओके, मतलब a कॉमा b जो है पैरामीटर पास होगा और अब मुझे क्या जो भी पैरामीटर पास होगा यहाँ पे लिखना है और मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो यहाँ पे लिखना है। तो मुझे उन दोनों नंबर को जोड़ना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस b और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसका कोई नाम दे रहा हूँ x इज इक्वल टू लेमडा a कॉमा b कॉलन a प्लस बी। यही सिंटेक्स है। लेमडा लिखना है, फिर जो पैरामीटर आप पास कर रहे हो वो लिखना है, फिर जो जो काम आपको करना है वो आपको लिखना है। तो मुझे ऐड करना है 2 नंबर को, राइट? तो मैंने वो a प्लस बी लिख दिया। ये इनपुट पैरामीटर्स होंगे जो यहाँ पे इनपुट हम लोग भेज रहे हैं a कॉमा बी, ये इनपुट। और ये एक्चुअली में क्या ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है उस ऑपरेशन को लिखेंगे यहाँ पे। तो मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा था। ओके, तो ये दूसरा तरीका है बेसिकली फंक्शन डिफाइन करने का और ये पहला तरीका था फंक्शन डिफाइन करने का। ओके, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैं इसको यूज करूंगा और ताकि आपको जो है क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से मिले। तो मैं इसको रन करता हूं क्विकली और रन करने के बाद ओके रन हो गया और रन करने के बाद मैं इस लैम्डा फंक्शन को जो मैंने डिफाइन किया है इसका नाम मैंने दिया है x और x के अंदर मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज को पास करता हूँ। सपोज दैट मैं यहाँ पास कर रहा हूँ 3,16। जब मैं ये पास कर रहा हूँ और जब मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट मिल रहा है, देखो 16 + 3 = 19। ये देखो आउटपुट मिला है। इसका मतलब है कि इस कोड की हेल्प से, इस वन लाइनर कोड की हेल्प से ओके हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं पाइथन के अंदर और इसी को हम कहते हैं लेमडा फंक्शन, क्योंकि हम लेमडा लिख के डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो ये नॉर्मल मेथड था फंक्शन को डिफाइन करने का पाइथन के अंदर और ये फंक्शन को डिफाइनिंग फंक्शन थ्रू लेमडा फंक्शन है। ओके, ये पहला तरीका था और ये है मेरा दूसरा तरीका। ओके, ये पहला तरीका था और ये है मेरा दूसरा तरीका। और जब आप इस दूसरे तरीके को देखोगे तो ये बहुत ही आई मीन 1 लाइन के अंदर मैंने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया, जबकि यहाँ पे मुझे मल्टीपल लाइंस लगे हैं। 3 लाइंस में मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया है, राइट? और यहाँ पे मैंने 1 लाइन के अंदर ही इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। तो ये था 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि पाइथन के अंदर हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, अब हम पाइथन के एक डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम कह रहे हैं लिस्ट। ओके, आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप पाइस्पार्क के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कैच करोगे। ओके, मैं दूंगा आपको, मैं थ्रो करूंगा वो कॉन्सेप्ट आपके पास और आप देखो उसको कैच कर पाते हो कि नहीं। ओके, आप इसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पाइथन के अंदर लिस्ट जो है एक डेटा टाइप होता है। ओके, पाइथन के अंदर लिस्ट जो है एक डेटा टाइप होता है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज दैट मैं एक लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ और पाइथन के अंदर लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी मैं वैल्यूज यहाँ पे दे रहा हूँ, ये देखो। ओके, ये मैंने क्या किया, एक लिस्ट डिफाइन किया। लिस्ट एक डेटा टाइप होता है। लिस्ट इज अ डेटा टाइप दैट इज हैविंग कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ओके, लिस्ट क्या है? लिस्ट is a data type in PySpark that is having
कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, उसके अंदर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट अगर मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पे स्टिक रहूं तो लिस्ट इज अ डेटा टाइप इन नॉट पाइस्पार्क, इन पाइथन, दैट इज हैविंग कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो ये लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने एलिमेंट्स दिए। ओके, इसको मैं रन करता हूं क्विकली, और रन करने के बाद इसको मैं टाइप एल करता हूँ। टाइप एल जब मैं करता हूँ तो आप देखोगे कि इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, इसका डेटा टाइप आ रहा है लिस्ट। ओके, तो ये हो गया। इस तरीके से हम पाइथन के अंदर लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम पाइथन के अंदर लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब सपोज दैट मुझे इस हर एक एलिमेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है। ओके, इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है। ओके, तो हम इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट के ऊपर मुझे कुछ ऑपरेशन करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो उसके लिए मुझे हर एक एलिमेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए मैं एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन करता हूं। सपोज दैट मुझे हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करना है। ओके, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का मुझे क्या करना है, मुझे करना है स्क्वायर। तो हम जो है इसमें जो भी एलिमेंट्स है उसका स्क्वायर करना स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर करने के लिए हम सबसे पहले देखो एक लैम्डा फंक्शन लिखते हैं, और लैम्डा फंक्शन के अंदर, ओके, लैम्डा फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर को पास करेंगे, जो भी पैरामीटर है, और जो भी पैरामीटर होगा, जो भी नंबर होगा, उसका मुझे स्क्वायर करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा x मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ओके, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो ये मेरा जो है एक लैम्डा फंक्शन, ये मेरा जो है एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन हो रहा है। ओके, तो ये मेरा एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन हुआ। अब लैम्डा फंक्शन डिफाइन हुआ। ओके, बट चूंकि मुझे हर एक एलिमेंट के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना है, राइट? मैंने क्या बोला कि मुझे हर एक एलिमेंट का स्क्वायर निकालना है, राइट? मुझे हर एक एलिमेंट का स्क्वायर निकालना है, तो हर एक एलिमेंट के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना है, राइट? तो इसके लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है मैप मेथड। ओके, पाइथन के अंदर इस मैप से क्या होगा, इस मैप के अंदर मैं लेमडा को पास करूंगा, और कॉमर करके मैं इस लिस्ट को पास कर दूंगा। ये लेमडा फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, और ये लिस्ट इस लिस्ट को डिफाइन कर रहा है कि किसके ऊपर ये लिस्ट को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे वो लिस्ट चला गया, और यहाँ पे चला गया वो लेमडा फंक्शन की क्या ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है। ओके, और ये मैप ये बता रहा है कि मुझे ये जो ऑपरेशन है ये इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट के ऊपर परफॉर्म करना है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये मैप ये बता रहा है कि मुझे इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट के ऊपर ये जो ऑपरेशन है, जो फंक्शन जो मैं यहाँ पे मैंने डिफाइन किया लैम्डा फंक्शन, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जो भी इनपुट आएगा नंबर होगा, उस नंबर का स्क्वायर मुझे करना है। ओके, यहाँ लिस्ट मैंने पास किया, मतलब लिस्ट का हर एक एलिमेंट एज इनपुट जाएगा इस लैम्डा फंक्शन में, और हर एक एलिमेंट का स्क्वायर होगा, और उसके बाद एक नया लिस्ट का जनरेशन होगा। इस लिस्ट का मैं नाम रखता हूँ L1। ओके, और मैं इस कोड को यहाँ पे रन करता हूँ, और जब मैं यहाँ पे L1 यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, अब देखो इसका आउटपुट। ओके, तो आप जब इसका आउटपुट देखोगे तो देखो ये आउटपुट जनरेट हुआ, और आउटपुट जो जनरेट हुआ है इसमें क्या हुआ, हर एक एलिमेंट 2 का देखो स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 3 का स्क्वायर हो गया 9, एंड 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो देखो ये एक नया लिस्ट का जनरेशन हो गया। ओके, एक नया लिस्ट का जनरेशन हो गया, और जो नया लिस्ट का जनरेशन हुआ उसमें हर एक एलिमेंट का स्क्वायर मिला मुझे। ओके, तो ये जो मैप फंक्शन है ये पाइथन का बेसिकली फंक्शन है, जो ये बताता है कि मुझे जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है मेरा, उसके हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन करना है। क्या ऑपरेशन करना है, मुझे ये ऑपरेशन करना है। ओके, ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, किसके ऊपर ऑपरेशन करना है, उस लिस्ट पे ऑपरेशन करना है। किस लिस्ट पे, इस लिस्ट पे ऑपरेशन करना है। ओके, आई होप कि यू आर गेटिंग दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये हो गया आपका लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन। आरडीडी, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी अभी थ्रो करने जा रहा हूं कि आरडीडी जो इस पाइस्पार्क के अंदर एक डेटा टाइप होता है, वो बिल्कुल जो है लिस्ट की तरह होता है, पाइथन के लिस्ट की तरह होता है। द ओनली द ओनली मेजर डिफरेंस इज, जो बहुत ही मेजर डिफरेंस है लिस्ट और आरडीडी का, ओके, वो मेजर डिफरेंस ये है कि पाइथन का जो लिस्ट है वो सिर्फ
एक कंप्यूटर पे रहता है, एक नोड पे रहता है, ओके, एक नोड पे रहता है। बट आरडीडी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में मल्टीपल नोड्स पे रहता है, ओके। आरडीडी जो है मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में डिवाइड होकर मल्टीपल नोड या फिर मल्टीपल कंप्यूटर्स पे स्पार्क के मल्टीपल नोड्स पे रह सकता है। बट लिस्ट जो है वो डिवाइड होकर मल्टीपल नोड्स पे नहीं जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंप्यूटर पे रहेगा, ओके। तो आपको अगर बहुत ही हैवी डेटा है, ओके, तो आप जो है उसको आरडीडी में प्रोसेस कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत छोटा डेटा है, जैसे कि यहाँ पे बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप उसको लिस्ट में प्रोसेस कर लो, दैट इज फाइन। बट आपके पास बहुत ही हैवी डेटा है, 1-2 करोड़ रिकॉर्ड्स हैं, 1-2 करोड़ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, तो इट्स बेटर कि आप जो है उसको आरडीडी में कन्वर्ट कर दो, ताकि आप स्पार्क की कैपेबिलिटी को यूज कर सको, स्पार्क की पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को यूज करो। आपका जो 3-4 करोड़ का जो डेटा है, वो जितने भी नोड्स होंगे आपके स्पार्क क्लस्टर पे, उस स्पार्क क्लस्टर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आपका जो है डेटा बहुत ही इजिली फास्ट वे में पैरेलल फैशन में, ओके, आपका डेटा प्रोसेस होके आपको आउटपुट मिल जाएगा, ओके। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि लिस्ट और आरडीडी सेम तरीके का होता है, बट लिस्ट सिंगल नोड पे रहता है और आरडीडी जो है मल्टीपल नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में रहते हैं। तो अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आरडीडी कैसा होता है। अगर आप देखोगे, अगर आप नोटिस करोगे, तो आरडीडी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली, ओके। अभी मैं आपको क्विकली इस चीज को दिखाता हूँ, और और मैं क्विकली एक आरडीडी क्रिएट करता हूँ। और अभी तक आप जो है आरडीडी क्रिएट करना सीख ही गए होंगे। मैंने आपको बहुत पहले मतलब ये सब चीजें बता ही दी हैं कि sc.parallelize मेथड से, ओके, sc.parallelize मेथड से हम लोग आरडीडी को क्रिएट कर लेते हैं पाईस्पार्क के अंदर, ओके। तो इसके अंदर अब मैं कुछ एलिमेंट्स को पास कर दे रहा हूँ क्विकली, ओके। इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स अभी मैं हटा देता हूँ, और मैं इस आरडीडी का नाम रखता हूँ RDD1, ओके, RDD1। अब देखो, ये sc.parallelize, ओके, से मैंने एक आरडीडी क्रिएट किया, अब मैं अगर इस आरडीडी को देखना है मुझे, तो मैंने आपको बोला था कि आप जो है हमेशा कलेक्ट मेथड का यूज करोगे, राइट। तो अगर मैं RDD1 डॉट कलेक्ट करता हूं, तो देखो एक जो है, ये देखो, ये इसके अंदर के आइटम्स, इस आरडीडी के अंदर जो भी आइटम्स है वो आइटम्स आपको दिख गए, राइट। अभी जो आइटम्स हैं, ये जो आरडीडी आपको दिख रहा है, ये आरडीडी अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये आरडीडी बिल्कुल ये लिस्ट की तरह दिख रहा है, राइट। ये देखो लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर एलिमेंट्स, उसी तरीके से आरडीडी भी देखो दिखता है, स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर सारे एलिमेंट्स। मैंने आपको डिफरेंस बताया, राइट, कि आरडीडी आपके मल्टीपल नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, बट लिस्ट जो है वो मल्टीपल नोड्स पे नहीं रहता, सिर्फ सिंगल नोड पे रहता है। तो ये आपका आरडीडी हो गया। अगर मैं इसका टाइप आपको दिखाऊं कि टाइप क्या है भाई RDD1 का, अगर मैं RDD1 का टाइप दिखाऊं, टाइप मेथड पाइथन के अंदर डेटा टाइप देखने के लिए यूज में आता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। तो देखो, जब डेटा टाइप मैं इसका देख रहा हूं, तो यहाँ पे RDD आ रहा है, जबकि ऊपर में मैं डेटा टाइप जब देख रहा था इसका, जब मैं डेटा टाइप देखा था, ये लिस्ट क्रिएट करके मैंने इसका डेटा टाइप में एल डाला था, एल पास किया था, तो मुझे इसका डेटा टाइप आया था लिस्ट, ओके। जबकि दोनों सेम तरीके का है। ये देखो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स है, और यहाँ पे आरडीडी जो है, ये आरडीडी है, राइट। आरडीडी को जब मैंने टाइप के अंदर पास किया, तो मुझे जो है डेटा टाइप क्या दिखा रहा है यहाँ पे, आप मुझे डेटा टाइप दिखा रहा है आरडीडी, ओके। तो दोनों जो है लगभग सेम, एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन बट पीछे वो प्रोसेसिंग कैसे होता है वो वेरी करता है, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, ये आरडीडी मैंने बना दिया, RDD1 नाम से मैंने आरडीडी बना दिया, ये आपको दिख रहा है। अब RDD1 के ऊपर मैं सेम टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा जो मैंने लिस्ट के ऊपर किया, ओके। तो मैं सेम टाइप के ऑपरेशन को मैं परफॉर्म करूंगा, और एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है जिसको हम कहते हैं मैप, और मैंने ये मैप ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैप ट्रांसफॉर्मेशन, और सिर्फ मैप लिख दे रहा हूँ, ओके, सिर्फ मैप लिख रहा हूँ। अगर आप मेरे डेक को देखोगे, तो इस डेक में मैंने ये मैप ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। अगर आप इसको देखोगे मैप, ओके, इसका अगर आप डेफिनेशन देखोगे, तो मैप ट्रांसफॉर्मेशन को जब हम यूज करेंगे आरडीडी के ऊपर, तो वो क्या होगा, रिटर्न ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट फॉर्म्ड बाय पासिंग ईच एलिमेंट ऑफ द सोर्स थ्रू ए फंक्शन फंक
सॉरी, तो मैप ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? ओके, अगर मैं कुछ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को इस मैप ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अंदर पास कर दूं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जैसे 1 2 5 7, इस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को अगर मैं इस मैप ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पास कर दूं, तो इसके अंदर जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वो फंक्शन इस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट के ईच एलिमेंट पे अप्लाई होगा, और मुझे जो है एक नया कलेक्शन या फिर नया डेटा सेट, नया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट मिलेगा। ओके, नया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आरडीडी वन है, सपोज दैट इस आरडीडी वन पे अगर मैं मैप ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर दूं, तो मुझे एक नया आरडीडी मिलेगा जिसको हम कहते हैं आरडीडी टू। ओके, जिसको हम कहते हैं आरडीडी टू। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये भी जो जो नया मैप ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो नया आउटपुट आएगा वो भी एक आरडीडी ही होगा। आरडीडी क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट है। लिस्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट नहीं है, वो एक नोड पे रहता है। तो एक नया मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट मिलेगा। तो मैं क्विकली यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे मैप ट्रांसफॉर्मेशन को कोड करके मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ। तो अगर आप मेरे पास आरडीडी वन है, तो मैं क्विकली यहाँ पे एक लेमडा फंक्शन लिखता हूँ। ओके, लेमडा फंक्शन लिखता हूँ, लेमडा लेमडा और सपोज दैट मुझे दोनों नंबर को स्क्वायर ही करना है। ओके, और इसके बाहर में मैं ये मेरा फंक्शन हो गया, और इसके बाहर में मैं लिखता हूँ मैप। ओके, और यहाँ मैं लिखता हूँ आरडीडी वन। आरडीडी वन के ऊपर मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा आरडीडी वन, और मुझे जो है ये एक नया आरडीडी बना देना है इस कोड को रन करने के बाद। तो मैं जो है इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो ये कोड एग्जीक्यूट कर गया है, और जब मैं कलेक्ट मेथड को यूज करूँ, ओके, तो देखो मेरे पास एक नया आरडीडी आया, और उस आरडीडी में हर एक एलिमेंट जो है इसका स्क्वायर हो गया, है ना। ये देखो, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 5 का स्क्वायर हुआ 25। ओके, तो देखो मैप मेथड लिस्ट और आरडीडी दोनों के अंदर मैच कर रहा है, राइट। मैप मेथड का इसमें भी वही यूज था, हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन करना था मुझे यहाँ भी, राइट। मैप मेथड के थ्रू मुझे हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन करना था। यहाँ पे भी मैप मेथड जो है आरडीडी के हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है, वहां पे लिस्ट के हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन कर रहा था। अंदर में मैंने फंक्शन को डिफाइन किया स्क्वायर करने का, लैम्डा फंक्शन, राइट। यही दिया हुआ है सिंटेक्स, राइट, मैप और ब्रैकेट में फंक्शन, मतलब ब्रैकेट के अंदर हमें जो है फंक्शन को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के अंदर जो है क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। मैप के अंदर मैंने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, और इससे पहले मैंने वो आरडीडी को लिख दिया यहाँ पे आरडीडी वन डॉट, जिसके ऊपर मुझे इन फंक्शंस को, जिसके हर एक एलिमेंट के ऊपर मुझे इस फंक्शन को अप्लाई करना है। तो जैसे ही, तो इसका आउटपुट एक नया आरडीडी बनेगा, और देखो नया आरडीडी बना, आरडीडी टू डॉट कलेक्ट किया, तो ये यूज करेंगे हम। आरडीडी टू डॉट कलेक्ट यूज किया, तो ये यूज करेंगे। तो देखो ये कलेक्ट मेथड है, ये क्या है, ये कलेक्ट मेथड क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कलेक्ट इज एन एक्शन। ओके, कलेक्ट इज एन एक्शन। ओके, कलेक्ट इज एन एक्शन, और मैंने आपको बोला है कि स्पार्क इज लेजी अनलेस एंड अनटिल एन एक्शन इज कॉल्ड, द कोड्स आर एक्चुअली नॉट एग्जीक्यूटेड। ओके, इसका मतलब है, देखो यहाँ पे देखो मैंने, ये मैप क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, बट इसमें सिर्फ मैंने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है, इसमें कोई भी एक्शन मैंने यूज नहीं किया है। तो देखो जब मैं इस कोड को यहाँ से रन करता हूँ, ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ आउटपुट नहीं आया, कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ। आपको दिख रहा होगा, राइट। मैं फिर से इसको रन कर रहा हूँ, देखो कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। ओके, कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि actual execution doesn't happen in Spark unless and until if only transformation is called, if only transformation is called, actual execution does not happen in Spark. I hope that you are getting this point. Okay, if only transformation is called, actual happen execution doesn't happen in Spark. Okay, सिर्फ अगर ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिखा है तो स्पार्क के अंदर एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अगर यहाँ देख रहे होगे आप, तो यहाँ पे मैप यूज हो रहा है, और मैप जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, और जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो देखो एक्चुअली में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ओके,
जब RDD2 ये जो नया RDD बना है इसके ऊपर जब मैं कलेक्ट मेथड को लगा रहा हूं, कलेक्ट मेथड एक एक्शन है, जब मैं इस कलेक्ट मेथड को लगा रहा हूं और जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तब देखो यहाँ पे दिखता है स्पार्क जॉब्स, दिखा राइट, स्पार्क जॉब्स मतलब यहाँ पे अब आउटपुट जनरेट हो रहा है। एक्चुअली में अब इस कोड का एग्जीक्यूशन हो रहा है जब मैंने एक्शन को यहाँ पे कॉल किया, जब मैंने एक्शन को यहाँ पे कॉल किया। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, जब मैं इस स्पार्क जॉब को खोलूंगा, ओके, और स्पार्क जॉब को खोलूंगा और जब मैं व्यू के अंदर जाऊंगा तो व्यू के अंदर जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा डैग, ये देखो डैग विजुअलाइजेशन, इसी को कहते हैं हम डैग। और डैग में देखो ये स्टेज क्रिएटेड है, स्टेज बना हुआ है इस डैग के अंदर, और यहाँ पे दिखा रहा है कि 4 टास्क, मतलब टोटल 4 टास्क बने। मैंने आपको बताया था कि जब एक्शन कॉल होगा, अगर आप मेरे प्रीवियस पीपीटी को याद, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था पहले, ओके, कि जब एक्शन कॉल होगा स्पार्क के अंदर, मैं फिर से उसको ओपन करता हूँ क्विकली और आपको दिखाता हूँ, आपको याद कराता हूँ मैं। मैंने आपको बताया था राइट, इस डायग्राम को अगर आप याद कर पा रहे होंगे, ये डायग्राम अगर आपको याद होगा तो मैंने इस डायग्राम में आपको बताया था कि जब एक्शन कॉल होगा, ओके, जब एक्शन कॉल होगा उसी टाइम पे जॉब क्रिएट होगा, स्टेज क्रिएट होगा और टास्क क्रिएट होगा। ओके, जब एक्शन कॉल होगा उसी टाइम पे जॉब क्रिएट होगा, स्टेज क्रिएट होगा एंड टास्क क्रिएट होगा। अगर अगर आप इस कोड को देख रहे होगे, ओके, अगर आप इस कोड को देख रहे हो तो देखो यहाँ पे अभी, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन कॉल हुआ, तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही मैं RDD2 डॉट कलेक्ट यूज करता हूँ, जब मैं इसको यूज करता हूँ तो देखो यहाँ पे जॉब आया, जॉब के अंदर स्टेज आया, और स्टेज के अंदर क्या क्रिएट हुआ, स्टेज के अंदर अगर आप जाओगे स्टेज के अंदर जब जाओगे आप तो स्टेज के अंदर देखो यहाँ पे टास्क क्रिएट हो रहा है, 4 टास्क का क्रिएशन हो रहा है, 4 टास्क, 4 टास्क क्रिएट हो रहे हैं मेरे। ओके, अगर मैं इसमें जाऊं और अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो देखो यहाँ पे स्पार्क जॉब्स है और जॉब यहाँ पे लिखा हुआ है। और जॉब के अंदर जब व्यू में जाओगे तो आपको पता चलेगा, व्यू में ये क्या है, स्टेज, स्टेज राइट, ये स्टेज है। और स्टेज के अंदर, स्टेज का यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, ये देखो ये डायग्राम है स्टेज। और इस स्टेज के अंदर टोटल कितने टास्क बने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 4x4, मतलब टोटल 4 टास्क बने थे और चारों के चारों सक्सीड कर गए, चारों के चारों सक्सेसफुली रन कर गए। ओके, तो जब एक्शन कॉल हुआ तब जाकर जॉब क्रिएट हुआ, जॉब के अंदर स्टेज क्रिएट हुआ, और स्टेज के अंदर क्या क्रिएट हुआ, स्टेज के अंदर मेरा, स्टेज के अंदर ये जो है 4 टास्क का क्रिएशन हुआ। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछले लेक्चर में थ्योरी में बात किया था, आज मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ। तो स्पार्क इज लेजी, codes are actually not executed, okay, transformations are actually not executed unless and until an action is called। okay, अगर मैं एक्शन की दूसरा बात करूं, ओके, और भी दूसरे टाइप के एक्शन है, मैं एक और एक्शन आपको दिखा देता हूं। ओके, RDD2 डॉट टेक। ओके, जब मैं ये टेक कलेक्ट एक तरीके का एक्शन है, और आज जो है मैं अभी दूसरा एक्शन आपको दिखा रहा हूँ। सपोज दैट मैं यहाँ पे टेक के अंदर 3 पास करता हूँ और जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स आएंगे, 4, 16, 25। मतलब टेक कलेक्ट से क्या होगा, जितने भी आपके RDD के एलिमेंट्स है वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, कलेक्ट मेथड को यूज करने से आपका जो आउटपुट है, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को रन, इस ट्रांसफॉर्मेशन को चलने के बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के रन करने के बाद, एक्चुअल में एग्जीक्यूशन के बाद जो आउटपुट जनरेट होगा, ओके, वो आउटपुट आपका ड्राइवर नोड पे आ जाता है और आपको यूजर को रिजल्ट मिलता है। मैंने आपको बताया था एक डायग्राम में कि यू मैंने, अगर आपको याद होगा तो एक डायग्राम में बताया था आपको कि, मैं उस डायग्राम को क्विकली ओपन करता हूं, जब मैं स्पार्क आर्किटेक्चर बता रहा था मैंने एक डायग्राम में आपको बताया था कि ड्राइवर नोड का एक काम ये भी है कि यूजर के यूजर यूजर जो यूजर जो इनपुट दे, ओके, स्पार्क को, उसका रिस्पॉन्ड करे। ओके, तो ये काम है ड्राइवर नोड का, ये काम है ड्राइवर नोड का। मैंने एक जगह कहीं पे लिखा था, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ।
ओके, अगर आपको ये दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पे लिखा था ये ड्राइवर प्रोसेस का क्या काम है। तो ड्राइवर प्रोसेस का एक काम ये भी है, मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पार्क एप्लीकेशन, रिस्पॉन्डिंग टू यूजर्स प्रोग्राम और इनपुट, यूजर्स प्रोग्राम और यूजर जो इनपुट दे रहा है उसको रिस्पॉन्ड करना। तो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, ओके, जैसे ही हम इस एक्शन को कॉल कर रहे हैं, कलेक्ट एक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो आपका आउटपुट जो है मेन ड्राइवर नोड पे आ रहा है। और ड्राइवर नोड पे आने के बाद, ओके, ड्राइवर नोड पे आने के बाद ये जो है यूजर को एज आउटपुट मिल रहा है। डेटा प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट होगा, जो फाइनल आउटपुट होगा, वो एज आउटपुट जो है यूजर को मिल रहा है। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो उसी तरीके से ये टेक है, टेक कलेक्ट में क्या होगा, जितना डेटा होगा वो सारा का सारा डेटा ड्राइवर नोड पे आ जाएगा और यूजर को आउटपुट मिलेगा। बट टेक हम अगर हम यूज करेंगे तो हम जो है लिमिटेड डेटा को एज आउटपुट देख सकते हैं। सपोज दैट आपके पास 1 करोड़ रिकॉर्ड्स हैं, ओके, बट आपके ड्राइवर नोड का कैपेसिटी कम है, जो ड्राइवर नोड है उसका कॉन्फ़िगरेशन कम है। सपोज दैट 4 GB रैम है, उस पे 1 करोड़ रिकॉर्ड्स नहीं आ सकते। एक एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, ओके। तो क्या होगा, आपका ड्राइवर नोड क्रैश कर जाएगा, ओके। अगर 1 करोड़ रिकॉर्ड्स और आप डॉट कलेक्ट मेथड यूज कर लोगे, सपोज इस RDD2 में 1 करोड़ रिकॉर्ड्स हैं, आप डॉट कलेक्ट मेथड यूज कर लोगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा 1 करोड़ रिकॉर्ड जो है उठ के ड्राइवर नोड पे आएगा। और ड्राइवर नोड जब, बट ड्राइवर नोड जो है कैपेबल नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ 4 GB रैम है और वो जो है कैपेबल नहीं है 1 करोड़ रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए। तो क्या होगा, आपका आपका ये आउटपुट नहीं आ पाएगा, ओके। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, ये आउटपुट नहीं आ पाएगा और आपका ड्राइवर नोड क्रैश कर जाएगा, आउट ऑफ मेमोरी एरर दे देगा, ओके। ड्राइवर नोड आपका आउट ऑफ मेमोरी एरर देगा। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, टेक यूज कर सकते हो। टेक यूज करके उसके अंदर कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड दे दो कि 1000, 2000, रेदर देन 1 करोड़, आप जो है लिमिट कर दो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो आपके ड्राइवर नोड पे आएगा, जो कि ड्राइवर नोड की मेमोरी में एडजस्ट हो जाए। 1000, 2000, 10,000, ओके। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो ड्राइवर नोड पे आएंगे उसको लिमिट कर दो। तो जैसे ही आप लिमिट करोगे, आप जो है सैंपल डेटा का आउटपुट यहाँ पे देख सकते हो, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे टेक 3 किया तो सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आए। मैं यहाँ पे टेक 5 करूंगा तो यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स उठ के आएंगे, 5 रिकॉर्ड्स उठ के आएंगे, ओके। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये जो था एक कलेक्ट मेथड था, और मैंने बोला कलेक्ट इज एन एक्शन, और यहाँ पे मैं एक और एक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने आपको, जिसको हम कह रहे हैं टेक। टेक इज ऑल्सो एन एक्शन, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टेक, ओके। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टेक। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। मैं वापस से उस लिस्ट पे जाता हूँ जहाँ मैंने सब चीज लिखा हुआ है। तो देखो ये कलेक्ट तो अभी मैंने दिखा दिया, और यहाँ पे अगर आप थ्योरी देखोगे इसका अगर आप इसका थ्योरी देखोगे तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे। कलेक्ट रिटर्न ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डेटा सेट ऑफ as an array at the driver program, okay, this is usually after a filter, इसको अभी छोड़ दो आप, ओके, बता देता हूँ। दिस इज यूजुअली यूजफुल आफ्टर a filter or other operation that return sufficiently small subset of data। मैंने आपको बोला राइट, यहाँ पे लिख रहा है कि दिस इज यूजुअली यूजफुल आफ्टर a filter, मतलब बहुत हैवी रिकॉर्ड्स जैसे 1 करोड़ रिकॉर्ड्स है, अगर हम 1 करोड़ रिकॉर्ड्स को ड्राइवर नोड पे लेके आ जाएंगे तो वो क्रैश कर जाएगा, आउट ऑफ मेमोरी एरर दे देगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 करोड़ रिकॉर्ड्स पे फिल्टर लगाते हैं, और सपोज दैट मेरे पास फिल्टर लगाने के बाद 3000, 4000 रिकॉर्ड्स बच गए हैं, ओके। तब जो है हम कलेक्ट मेथड को यूज करके अपने सारे डेटा को ड्राइवर नोड पे ला सकते हैं, ओके। बट अगर, या फिर हम टेक मेथड को भी यूज कर सकते हैं, अगर मुझे कोई फिल्टर वगैरह नहीं लगाना है, मेरे पास 1 करोड़ रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से मुझे कुछ सैंपल डेटा इन द आउटपुट चाहिए, तो मैं टेक लगा दूंगा, टेक 2000, टेक 3000। जितना हम लगाएंगे उतना ही नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है मेरे पास एज आउटपुट आएगा, उतना ही नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वर्कर नोड से उठ करके, चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट है, डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में नोड्स पे है, तो वर्कर नोड से उठकर वो जो है कहाँ आएगा, वो आएगा ड्राइवर नोड पे। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये था कलेक्ट, ओके। और ये था रिटर्न, टेक, रिटर्न एन एरे विथ फर्स्ट एन एलिमेंट ऑफ द डेटा सेट, फर्स्ट एन एलिमेंट ऑफ द डेटा सेट, ओके। तो इसी लगे हाथ में इस फर्स्ट के बारे में मैं भी बता देता हूँ कि रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द डेटा सेट। तो सपोज दैट मैं इसको, यहाँ तो 3 एलिमेंट उठ के आ गए, राइट। अगर मैं सपोज दैट मुझे एक एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, RDD2 डॉट टेक 1, अभी टेक 3 किया था, टेक 3 किया था तो 3 एलिमेंट आए, टेक 1 करूंगा तो कितने एलिमेंट आएंगे, टेक 1 जब मैं करूंगा तो एक एलिमेंट आएगा, देखो 4, ये जो फर्स्ट एलिमेंट था वो पिक हो गया, ओके। तो RDD डॉट टेक 1 की ही तरह है मेरा जो है RDD2 डॉट, RDD2 है मेरा और फर्स्ट,
मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। फर्स्ट लिखने से, फर्स्ट मेथड को यूज करने से क्या होगा, फर्स्ट एक्शन से यूज करने से क्या होगा, फर्स्ट एक्शन को यूज करने से क्या होगा, जो भी मेरा कलेक्शन है, इस कलेक्शन का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ओके, वो फर्स्ट एलिमेंट देखो उठ कर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देखो RDD टू डॉट फर्स्ट मैंने यूज किया, तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या है, 4, तो ये देखो 4 उठ के यहाँ पे आ गया। ओके, तो आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो टेक वन और फर्स्ट ये दोनों सेम चीज है। ओके, जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा वो पिक होकर आएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने एक और एक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया आपके सामने। मैंने शुरू में सोचा था एक ही एक्शन बताएंगे कलेक्ट, बट यहाँ पे मैंने 3 एक्शन जो है आपको बता दिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं फर्स्ट एक्शन फर्स्ट। ओके, और देखो यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट को यूज किया, फर्स्ट एक्शन को यूज किया, तो देखो जॉब क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जॉब जॉब क्रिएट हुआ। जॉब के अंदर स्टेजेस, और स्टेजेस के अंदर यहाँ पे अंदर अगर आप जाओगे तो अंदर आपको दिखेगा टास्क। ये देखो टास्क। ओके, ये देखो टास्क। तो जॉब स्टेजेस एंड देन टास्क, ये जब भी एक्शन कॉल होगा तभी ये जॉब स्टेज और टास्क का क्रिएशन होगा। ओके, और टास्क मैंने बोला था सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एग्जीक्यूशन का स्पार्क के अंदर। टास्क इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन स्पार्क। Okay, I hope that you are getting this point. Now let me go up, और अब इस मैप ट्रांसफॉर्मेशन से हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको मैप ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। मैप ट्रांसफॉर्मेशन का सीधा सा मतलब है कि अगर आप हर एक एलिमेंट के ऊपर कोई ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको मैप ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना है। ओके, हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा मैप ट्रांसफॉर्मेशन के की हेल्प से। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। Just 1 minute, let me drink some water, and after that, we will proceed ahead. Okay. Okay. तो मेरे भाई, ये था मैप ट्रांसफॉर्मेशन, और ये था 3 मैप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात किया, और 3 एक्शंस के बारे में मैंने बात किया। काउंट, सॉरी, कलेक्ट, टेक एंड फर्स्ट। हाँ, अभी काउंट काउंट भी एक तरीके का एक्शन है। काउंट मुंह से निकल गया तो उसके बारे में बात कर ही लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ RDD2 डॉट काउंट। ओके, RDD2 डॉट काउंट, RDD2 डॉट काउंट। और जब मैंने RDD2 डॉट काउंट लिखा तो यहाँ पे 7 आ रहा है। ये 7 क्या है भाई? तो RDD2, ये जो RDD2 है मेरे, ये मेरा RDD2 है। और RDD2 के अंदर अगर मैं देखूं सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल जो है 7 एलिमेंट्स हैं। तो अगर इस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, जो कि RDD, जिसको हम RDD कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट जिसको हम RDD कहते हैं, या RDD2 है, राइट? मेरा RDD2 के अंदर, या फिर कोई भी RDD के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसको काउंट करना है। तो मेरे पास ये काउंट मेथड है। काउंट एक तरीके का एक्शन है, और देखो जब काउंट यूज किए होंगे तब भी जॉब स्टेज एंड टास्क बना होगा। देखो काउंट यूज किया, देखो जॉब बना, जॉब के अंदर स्टेज बना, और स्टेज के अंदर देखो यहाँ पे टास्क बना। ये देखो, ये दिख रहा है टास्क। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। यहाँ देखो 4 टास्क यहाँ भी बना है। ओके, तो जब एक्शन कॉल हो रहा है तब हमेशा जॉब स्टेज एंड टास्क क्रिएट हो रहा है। तो मैंने जो है 4 एक्शन के बारे में आपको बता दिया। ओके, यहाँ पे भी लिख देते हैं कि एक्शन एक्शन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RDD, सॉरी, काउंट काउंट इज इन एक्शन। तो 4 एक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब मेरे पास 2 चीजें, ओके, और वो 2 चीज वो है, एक है फ्लैट मैप और दूसरा है फिल्टर। इस दो इस दो फिल्टर एंड
फ्लैट मैप, इस दो के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ये फिल्टर एंड फ्लैट मैप क्या है। सबसे पहले हम फ्लैट मैप के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि ये फ्लैट मैप क्या है आखिरकार। ओके, सपोज दैट मैं एक आरडीडी क्रिएट करता हूँ। ओके, और आरडीडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं इस डेटा नाम से आरडीडी क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, और इस आरडीडी को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसके अंदर बस कुछ नहीं, मैं बस नाम दे रहा हूँ। ओके, जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ अरुण कुमार, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फॉरम डी टेक। ओके, फॉरम डी टेक, फॉरम डी टेक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ऑल इंडिया, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आई एम एक्साइटेड टू टीच अबाउट डेटा। ओके, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर यहाँ लिख रहा हूँ कि आई हैव एक्सपर्टीज इन डेटा फील्ड। ओके, इन डेटा डोमेन। ओके, ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस आरडीडी के एक मैं कलेक्शन बना रहा हूँ। ओके, एक एक लिस्ट बना रहा हूँ, ये लिस्ट है, राइट, पाइथन का लिस्ट है, और इसके अंदर ये मल्टीपल मैंने कलेक्शंस डाले। ओके, अब जो है मुझे इस लिस्ट से, ये लिस्ट है, पाइथन का लिस्ट है, राइट, अगर मैं यहाँ पे इसका टाइप दिखा दूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे टाइप लिख दूँ और टाइप में मैं लिख दूँ यहाँ पे डेटा, और जब मैं इसको रन करूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये लिस्ट है, राइट, इट इज ए काइंड ऑफ लिस्ट। मैं इसको प्रिंट कर दूं और यहाँ मैं डेटा लिख दूं, तो देखो एक लिस्ट, वो लिस्ट पूरा प्रिंट हो जाएगा। और इस लिस्ट को सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आरडीडी क्रिएट करते हैं। ओके, इस लिस्ट के थ्रू हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम आरडीडी को क्रिएट करते हैं। आरडीडी को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आरडीडी को क्रिएट करने का मेरा तरीका है sc.parallelize, और इसके अंदर मैं डेटा को पास करूंगा, और यहाँ पे सपोज डेट एक नया आरडीडी क्रिएट हो रहा है। सपोज डेट इस आरडीडी का नाम मैं रख रहा हूँ आरडीडी 3, और इसको मैंने रन किया, और इसका मुझे डेटा को देखना है, तो मैं कलेक्ट को यूज करूंगा। मैं कलेक्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो ये आइटम है, जो एलिमेंट्स है मेरे, वो बहुत छोटा है, तो अगर ये सारा डेटा मेरे ड्राइवर नोड पे उठ के आ जाएगा तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कलेक्ट को यूज कर दिया, और कलेक्ट जैसे ही यूज किया और मैं इसको क्विकली रन करता हूँ, तो देखो ये जो है मेरा, ये मेरे एलिमेंट्स जो है सारे मुझे दिख गए। अगर मैं आरडीडी 3 का टाइप देखूं कि आरडीडी 3 का टाइप क्या है, भाई ये दिख तो रहा लिस्ट के ही टाइप का है, राइट। ये देखो टाइप अगर मैं देखूं तो आपको पता चलेगा कि ये देखो आरडीडी है, जबकि ये दिख उसी टाइप का रहा है, लिस्ट टाइप का, स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर सारे एलिमेंट्स। ओके, ये देखो ये लिस्ट इसी तरीके से दिख रहा था, राइट। इसका डाटा जो है एक लिस्ट था, लिस्ट डेटा टाइप था, और जब मैंने इसके एलिमेंट्स को प्रिंट किया तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था। तो देखो आरडीडी भी बिल्कुल इसी तरीके से दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, इंटरनल वर्किंग में डिफरेंस है। लिस्ट सिर्फ एक नोड पे प्रोसेस करेगा खुद को, और आरडीडी की प्रोसेसिंग मल्टीपल नोड्स पे हो सकती है पैरेलली। ओके, डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में मल्टीपल नोड्स पे रहेगा, दिख लेकिन दोनों एक ही जैसा रहा है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। अब देखो, अब जो है मैं फ्लैट मैप लगाता हूं, और फ्लैट मैप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्विकली फ्लैट मैप लिखता हूँ, और फ्लैट मैप के अंदर मैं क्या करता हूँ, फ्लैट मैप के अंदर बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस एलिमेंट को स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट करना चाहता हूँ। ये जो स्पेस दिख रहा है, ये सारा एलिमेंट्स है, राइट। इस एलिमेंट को मैं स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट करना चाहता हूँ, स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्विकली यहाँ पे लिखता हूँ लेमडा, और यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स, ओके, कॉलन एक्स कॉमा स्प्लिट। स्प्लिट एक पाइथन का फंक्शन है जिसके थ्रू हम किसी स्ट्रिंग को किसी डेलिमिनेटर के बेसिस पे स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो डेलिमिनेटर है वो है स्पेस, तो मैं यहाँ पे बीच में स्पेस दे देता हूँ कि स्पेस के बेसिस पे मुझे स्प्लिट करना है। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो और यहाँ पे जो आरडीडी है उसका नाम, कौन सी आरडीडी को स्प्लिट करना है, तो मुझे स्प्लिट करना है आरडीडी 3 को। मुझे किस, ये आरडीडी 3 है मेरा, राइट, ये आरडीडी 3 है, इसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ स्पेस के बेसिस पे। ये अरुण कुमार है, अरुण अलग हो जाए, कुमार अलग हो जाए, फॉरम डी अलग। ओके, फॉरम का स्पेलिंग गलत हो गया, फॉरम डी, फॉरम फॉर डेटा इंजीनियर्स, फॉरम डी टेक अलग हो जाए, ऑल इंडिया अलग हो जाए, आई एम एक्साइटेड, ये सब जो है अलग अलग में स्प्लिट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे अब मैं करता हूँ, इसका आउटपुट को मैं स्टोर करता हूँ आरडीडी 4 में, और आरडीडी 4 में स्टोर करता हूँ, और मैं क्विकली इसको रन कर देता हूँ।
और जब रन किया, अब मैं RDD4 में देखता हूँ कि RDD4 में क्या आ रहा है मेरे पास इन द आउटपुट, तो मैं क्या करता हूँ RDD4 डॉट कलेक्ट, और जब मैंने ये किया तो मुझे पता चल रहा है कि देखो ये पूरा का पूरा डेटा जो है मेरा स्प्लिट हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। देखो अरुण अलग हो गया, कुमार अलग हो गया, फॉरम डी अलग हो गया, टेक अलग हो गया, ऑल इंडिया अलग हो गया, आई एम एक्साइटेड टू टीच अबाउट डेटा, ये सब अलग हो गया, सब देखो सब जगह कॉमन लग गया, राइट, सब चीज अलग अलग हो गया। सब चीज क्या हो गया, सब चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब चीज जो है अलग अलग हो चुका है। सब चीज क्या हो चुका है, सब चीज अलग अलग हो चुका है। ये सारे एलिमेंट्स स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट हो चुके हैं। ओके, तो फ्लैट मैप, अगर आप फ्लैट मैप को डिफिनेशन देखोगे, ओके, मैं अगर फ्लैट मैप पे आऊं, एक बार फिर से मैप देख लेते हैं, उसके बाद फ्लैट मैप देखेंगे। तो मैप मैंने आपको क्या बोला था, रिटर्न्स अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट फॉर्म्ड बाय पासिंग ईच एलिमेंट ऑफ द सोर्स थ्रू ए फंक्शन। ओके, ये एक नया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट को देता है जो कि फॉर्म करता है अगर जो कलेक्शन है उसका हर एक एलिमेंट को किसी फंक्शन में पास कर दो। सिमिलरली ये फ्लैट मैप है, सिमिलर टू मैप, बट ईच इनपुट आइटम कैन बी मैप टू जीरो और मोर आउटपुट आइटम्स। मतलब ईच इनपुट आइटम, अगर मैंने फ्लैट मैप के अंदर कुछ इनपुट दिया, ओके, तो वो मल्टीपल जीरो और मोर आउटपुट आइटम्स को जनरेट कर सकता है। ओके, जीरो और मोर आउटपुट आइटम्स को जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, राइट, मेरा इनपुट क्या था, मेरा इनपुट था ये था, राइट, टोटल मेरे पास 5 एलिमेंट्स थे। जब ये स्प्लिट हुआ तो देखो यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट्स हो गए, हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन हुआ है, इसमें इसमें भी हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन हुआ है। बट जब स्प्लिट हुआ, यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट्स थे, जब ये स्प्लिट हुआ तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा हो चुके हैं। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, तो जब हम फ्लैट मैप यूज करेंगे तो जितना मेरे पास इनपुट में नंबर ऑफ आइटम्स रहेंगे, ओके, उससे ज्यादा, उतना या फिर उससे ज्यादा जो है वो एलिमेंट्स को इन द आउटपुट जनरेट करेगा। यहाँ पे देखो ज्यादा जनरेट हुआ है। ओके, उससे ज्यादा जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आउटपुट में जनरेट होगा। तो ये एक दूसरे तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन था जो भी मैंने आपको दिखाया। ओके, इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक वर्ड काउंट प्रोग्राम RDD के ऊपर करूंगा, और आप तब जो है आपका ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा कि फ्लैट मैप को हम एग्जैक्टली कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक वर्ड काउंट प्रोग्राम पे आपको दिखाऊंगा, देखो ऐसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। इट्स जस्ट कि इनपुट आइटम अगर 5 हैं तो आउटपुट में 10-15 कुछ भी हो सकता है। ओके, एक आइटम को मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता है फ्लैट मैप। ओके, जबकि मैप जो है स्प्लिट नहीं कर सकता, जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा, जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा। अगर आपको ऊपर याद होगा तो मैं मैं नंबर्स का स्क्वायर निकाल रहा था, तो ये मेरा कलेक्शन था, राइट, ये मेरा कलेक्शन था। जब स्क्वायर निकला तो ये मेरा आउटपुट में जनरेट हो गया। ठीक है, 2457840 ये मेरा कलेक्शन था। जब स्क्वायर हुआ तो इतना आउटपुट में जनरेट हो गया। टोटल यहाँ पे 7 आइटम्स थे, यहाँ भी देखो टोटल कितने हैं, 7 आइटम्स। जितना इनपुट था आउटपुट भी उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। बट फ्लैट मैप के केस में ऐसा ऐसा नहीं होगा। फ्लैट मैप के केस में नंबर ऑफ आउटपुट्स जो है वो ज्यादा भी हो सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे अभी जो मैंने किया था उसमें नंबर ऑफ आउटपुट्स ज्यादा थे। अब हम बात करते हैं फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ओके, अभी हमने फ्लैट मैप देख लिया, और ये जो है हमारा आज का लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और अगले वीडियो में हम वर्ड काउंट प्रोग्राम देखेंगे, और और कुछ और जो एक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन जो बनेंगे उसको उसको हम देखने की कोशिश करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। ओके, ये हो गया मेरा फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर आपको डेटा को फिल्टर करना होगा तो आप फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करोगे। फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे, फिर एक्शन एक्शन यूज करोगे, तब जो है वो फिल्टर का एक्चुअल एग्जीक्यूशन होगा और आपको डेटा जो है फाइनल डेटा जो है आउटपुट में मिलेगा। तो अगर मैं फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, तो अगर मैं फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, अगर मैं फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, तो जैसे कि एक RDD फिर से मैं डिफाइन करता हूं, एक लिस्ट को क्रिएट करता हूं मैं, जिसका मैं नाम में रख रहा हूं L1, और इसके अंदर मैं बहुत सारे एलिमेंट्स दे रहा हूं, 3, 5, 7, 9, 13, 16,
67,45 ये सपोज दैट एक लिस्ट है। ओके और इस लिस्ट के थ्रू अगर मुझे आरडीडी बनाना है तो मेरे पास है sc.parallelize और इसके अंदर मैं लिस्ट डाल। ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने अभी जस्ट इस कोड को यूज किया था। इस आरडीडी का नाम मैं रखता हूँ RDD5। ओके और इसको मैं रन करता हूँ और RDD5 डॉट कलेक्ट करता हूँ तो मुझे जो है इसका डेटा मिल जाएगा। अब मुझे जो है इस डेटा में से ओके RDD5 डॉट कलेक्ट करता हूँ तो देखो मुझे जो है ये पूरा RDD मिल गया। अब मुझे इसमें से फिल्टर करना है। किसको फिल्टर करना है? मुझे वो सारे नंबर्स चाहिए। ओके मुझे सारे नंबर्स चाहिए जो 7 से बड़े हों। ओके मुझे वो सारे नंबर्स चाहिए जो 7 से बड़े हों। मतलब मुझे ये 4 नंबर चाहिए सिर्फ। जो नया आरडीडी मुझे क्रिएट करना है उस आरडीडी में मुझे सिर्फ ये 4 नंबर चाहिए तो मैं वो कैसे लूँ? ओके तो नया आरडीडी लेने के लिए तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा RDD5। इस आरडीडी को यूज करो, फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, अंदर एक लेमडा फंक्शन लिखो क्विकली और लेमडा फंक्शन लिख के नंबर्स को पास करो और नंबर को यहाँ पे दे दो x,4 की मतलब 4 से बड़ा हो और जो नया आरडीडी क्रिएट होगा उसका आरडीडी हम रखेंगे RDD6 और इस कोड को मैं अब क्या करता हूँ कि इस कोड को मैं क्विकली रन करता हूँ और रन करने के बाद मैं RDD6 डॉट कलेक्ट जब यूज कर रहा हूँ। ओके RDD6 डॉट कलेक्ट जब यूज करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि देखो जो भी नंबर्स 4 से बड़े थे वो सारा आ गया। सॉरी मैंने 4 से बड़ा ले लिया, मैंने 7 से बड़ा सोचा था। चलो यहाँ 7 कर देता हूँ मैं क्विकली, इसको 7 से बड़ा कर देते हैं और इसको रन कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे जो भी 7 से बड़ा नंबर था, 7 से बड़ा 9, 13, 67, 45, 9, 13, 67, 45 जो भी है सारे नंबर्स हैं जो कि 7 से बड़े हैं वो सारे नंबर्स यहाँ पे आ गए। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि अगर मुझे अपने डेटा को अपने आरडीडी को फिल्टर करना है तो उसके लिए मेरे पास फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन है और वो फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक अगर हम किसी एक्शन को कॉल नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ मैंने कोड लिखा था बट एक्चुअली में इसका एग्जीक्यूशन यहाँ नहीं हुआ। जब मैंने RDD6 डॉट कलेक्ट यूज किया तब जो है इसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन हुआ और ये जो है स्पार्क जॉब का क्रिएशन हुआ। देखो जॉब स्टेजेस और इसके अंदर टास्क क्रिएट होगा और यह जो है यहाँ पे फाइनल आउटपुट दिया है। ओके तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे करके समझ में आ रहे होंगे। तो आज जो है इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम यहीं पे रुकेंगे और इस वीडियो में हम यहीं पे रुकेंगे और इस पूरे डिस्कशन में ओके मैंने काफी सारे एक्शन और काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात किया। एक बार क्विकली रैप अप कर लेते हैं। एक्शंस में हमने काउंट देखा, कलेक्ट देखा, टेक देखा, फर्स्ट देखा, 4 एक्शंस हमने देख लिए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने मैप देखा, फ्लैट मैप देखा, फिल्टर देखा, 3 हमने ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इन ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके एक वर्ड काउंट प्रोग्राम बनाऊंगा आरडीडी के ऊपर ताकि आपको इसका यूज केस समझ में आए और हम जो है अपने अपकमिंग वीडियोस में बाकी जो इंपॉर्टेंट एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसको धीरे धीरे करके और आगे कॉन्सेप्ट्स में डीप डाइव जाएंगे। जाने से पहले ये सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस चल रही हैं। पूरा का पूरा वीडियो सीरीज आपको बड़ी से बड़ी कंपनी में एंटर करा सकता है। ओके आप इन सारी वीडियोस को हल्के में ना लें, ये सब इतना इंपॉर्टेंट वीडियोस है। मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें आपके सामने लेकर आ रहा हूँ तो आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर करें और ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।